जब मेरी सीईओ पत्नी ने मुझे सारे पेपर्स फाड़ते हुए देखा और उसकी फैमिली की बड़ी कंपनी के खिलाफ खड़े होने की तैयारी करते देखा, तो आखिरकार उसे समझ आ गया कि मेरे जैसा पति अब उसके इशारों पर नहीं चलने वाला। लेकिन जब उसने मेरे हाथ में डिवोर्स के पेपर्स देखे तो वह दंग रह गई। उसमें लिखा था कि मैं बिना कुछ लिए घर से चला जाऊंगा, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी उसके पास छोड़ दूंगा। हमारी शादी काफी वक्त से सिर्फ एक दिखावा थी। अब मैं इसे और नहीं चलाना चाहता। इस पर साइन कर दो। इससे हम दोनों आजाद हो जाएंगे। तुम और तुम्हारी माँ दोनों जांग जिंगरन को अपना दामाद बनाना चाहती हो तो अच्छा है, मैं ही पीछे हट जाता हूँ। यह कहकर मैं इस परिवार नाम की जेल से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि वह समझदार बनेगी और पेपर्स पर साइन कर देगी, लेकिन हैरानी की बात है कि उसने उन पेपर्स को फिर से टुकड़े टुकड़े कर दिया। बचपन से ही सू फैमिली ने मुझे अपना आने वाला दामाद बनाने के लिए पाला पोसा था। 20 साल की उम्र में मेरी शादी सू चिंगयुआन से हो गई। 22 साल की उम्र में हमारा एक बेटा हुआ जिसका नाम गु नियंचन है। वह लड़का बिल्कुल सू चिंगयुआन जैसा है, हमेशा गुस्से में और चुप रहने वाला। उसने कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। कल रात पहली बार वह खुद मुझसे बात करने आया था। पापा, अंकल जियांग बीमार हैं, वह मरने वाले हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश मम्मी से शादी करने की है। क्या आप प्लीज मम्मी को डिवोर्स दे सकते हैं? उस पल उन दोनों से मेरी बची कुची उम्मीद भी बिल्कुल खत्म हो गई। तो ठीक है, अब हम डिवोर्स ही ले लेते हैं। ब्रेकफास्ट के वक्त मैंने खुद आगे बढ़कर डिवोर्स के पेपर्स सू चिंगयुआन को दिए। जो मेरे बेटे ने कहा था, मैंने पूरी रात उस बारे में सोचा। अगर बच्चे को जांग जिंगरान इतना ही पसंद है तो मैं बेटे को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं बिना कुछ लिए चला जाऊंगा। हमारी प्रॉपर्टी में जो मेरा हिस्सा है वह सब हमारे बेटे के नाम कर दो। इसे मेरी तरफ से बच्चे के लिए एक तोहफा समझ लेना। सू चिंगयुआन ने अपना कॉफी का कप नीचे रखा, मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? मैंने उसके कान में लगे ब्लूटूथ ईयरपीस को देखा और मुझे तुरंत समझ आ गया कि जो कुछ भी मैंने अभी कहा उसने उसका एक शब्द भी नहीं सुना था। मुझे अंदर से बहुत लाचार महसूस हुआ। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ वह हमेशा मुझे ऐसे ही इग्नोर करती है। मैंने डिवोर्स पेपर्स का सीधा आखिरी पेज खोला और कहा, बस इस पर साइन कर दो, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे ही मैं उसे पेपर्स दिखाने वाला था, सू चिंगयुआन ने गुस्से से उस पर एक नज़र डाली। तभी हमारा बेटा भागता हुआ वहां आया। मम्मी, क्या आप बाद में अंकल जांग के साथ पूल खेलने जाओगी? मुझे भी जाना है। सू चिंगयुआन को जाने के लिए खड़ा होते देख मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले इस पर साइन करो। सू चिंगयुआन ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जबरदस्ती करूंगा। पास खड़ा बेटा अपनी मम्मी से जल्दी करने को कह रहा था कि अगर हमने अंकल जांग को ज्यादा वेट करवाया तो वह गुस्सा हो जाएंगे और आपको किस करने की सजा देंगे। तो मैं खुशी खुशी तुम दोनों की यह ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अगले ही पल बिना पेपर्स को पढ़े सू चिंगयुआन ने पेन उठाया और जल्दी से साइन कर दिए। वह माँ बेटे तुरंत वहां से चले गए। मैंने उन्हें जाते हुए देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने पेन लिया और उसके साइन के ठीक पास अपना नाम लिख दिया। इस जिंदगी में मेरा और सू चिंगयुआन का नाम सिर्फ 2 बार एक साथ आया है। पहली बार हमारी शादी के सर्टिफिकेट पर और दूसरी बार यहाँ इस पेपर पर। साइन करने के बाद मेरा हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहा था। मैंने डिवोर्स पेपर्स को फोल्ड किया और उसे उस लॉयर को भेज दिया जिससे मैंने पहले ही बात कर रखी थी। इसके बाद मैं अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर चला गया। अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी थी, लेकिन वहां एक भी ऐसी ड्रेस नहीं थी जो मुझे सच में पसंद हो। अब किसी को याद नहीं कि 16 साल की उम्र से पहले मैं कैसा था। मुझे खुलकर हंसना और बातें करना पसंद था। मुझे बंजी जंपिंग और तेज गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। लेकिन जब से मेरी शादी सू चिंगयुआन से हुई मुझे बदलना पड़ा। मुझे हमेशा शांत और सीधा बनकर रहना पड़ता था, क्योंकि सू फैमिली को बस एक सीधा साधा दामाद चाहिए था। और फिर भी मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मुझे बदले में सिर्फ सू चिंगयुआन के दोस्तों से मजाक ही मिला। वह कहते थे कि मैं बिना जान की एक कठपुतली हूँ और सिर्फ जांग जिंगरान ही उसके लायक है। यह सब सोचते हुए और अपने सामने मिस्टर गू के टैग वाले इन कपड़ों को देखकर मेरे दिल में एक तेज दर्द हुआ और मुझे खुद से एक अजीब सी नफरत महसूस होने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बाथरूम की तरफ भागा और मुझे उल्टी होने लगी। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने शीशे में खुद को देखा। डिवोर्स लेना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। अचानक मुझे लगा कि यह डिवोर्स मेरे लिए एक आज़ादी है। मैं अब इस पिंजरे में और नहीं रहना चाहता। मैं इन जंजीरों को तोड़ना चाहता हूँ और वापस पहले जैसा बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फ़ोन किया ताकि वह मुझे लेने आ सके और मैं यहाँ से जा सकूँ। सू फैमिली कभी मेरा घर थी ही नहीं। और जहाँ तक गू फैमिली की बात है, सू चिंगयुआन से शादी के बाद उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वह जगह भी अब मेरा घर नहीं रही। मेरा दोस्त जल्दी ही दरवाजे पर आ गया। वह बिल्कुल हैरान दिख रहा था। आज तुम्हारे पास मेरे साथ घूमने का टाइम कैसे मिल गया? आज तुम्हारा बर्थडे है ना? क्या तुमने पिछले हफ्ते नहीं कहा था कि तुम इसे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मनाना चाहते हो? मैं सुनकर हैरान रह गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और चैट देखी। तब मुझे याद आया कि मैंने सच में एक हफ्ते पहले बर्थडे के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया था। मैंने सू चिंगयुआन को भी वहां आने के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन अभी तक उसने एक शब्द का भी जवाब नहीं दिया था। अगर पहले का वक्त होता तो मैं शायद टूट जाता, लेकिन अब मेरा दिल बिल्कुल पत्थर हो चुका था। यह सोचकर मैं कार में बैठ गया
और अपने दोस्त के साथ उसी बर्थडे वाले रेस्टोरेंट चला गया। लेकिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट के अंदर गए और बुकिंग नंबर बताया तो मैनेजर ने थोड़ा शर्माते हुए हमारे पैसे वापस करने की बात कही। सर, आज पूरा रेस्टोरेंट प्रेसिडेंट सू ने बुक कर लिया है। वह और छोटे मास्टर मिलकर मिस्टर जियांग के लिए बर्थडे पार्टी दे रहे हैं। हम आपको आपके पैसे डबल वापस कर देंगे। पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान अभी आपके सामने खड़ा है, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम मेन हॉल के बीच की तरफ बढ़े, हमें दूर से ही 3 लोगों के हंसते खेलते परिवार की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि सू चिंगयुआन और गू नियनचेन जंग जिंगरन को बर्थडे विश कर रहे थे। दुआ है कि आपको हर चीज़ में शांति और कामयाबी मिले। मैं चाहता हूँ कि अंकल जियांग के सारे सपने पूरे हो जाएं और आप जल्दी ही मेरी मम्मी से शादी कर लें और मेरे पापा बन जाओ। दुआएं देने के बाद मैं वहीं खड़ा उन तीनों को देखता रहा। वे तीनों खुशी खुशी खाने की मेज पर बैठ गए। सू चिंगयुआन की आंखें एक पल के लिए भी जंग जिंगरान से नहीं हटीं और मेरा बेटा गू नियनचेन बड़े ध्यान से जंग जिंगरान के लिए कुर्सी पीछे कर रहा था। यहाँ तक कि वह उसके लिए चाय डाल रहा था और उसका कॉलर ठीक कर रहा था। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और सू चिंगयुआन को तो ये भी नहीं पता कि मेरा जन्मदिन कब होता है। दुआ देना तो दूर की बात है, और मेरे अपने बेटे ने आज तक अपने बाप के लिए एक गिलास पानी भी नहीं निकाला। मेरा दोस्त यह सब और नहीं देख पाया। वह गुस्से में वहां जाकर मेरे लिए इंसाफ मांगने वाला था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे रोक लिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही सू चिंगयुआन के साथ तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। वह तुरंत मुझे अपने घर ले गया। इससे पहले कि मैं रो पाता, उसने मुझे गले लगा लिया और खुद रोने लगा। सू चिंगयुआन बहुत ही बेरहम औरत है और वह बच्चा गू नियनचेन एक नंबर का नमक हराम है। शांत हो जाओ। तुम नियंचन को नमक हराम क्यों कह रहे हो? पिछले 5 साल से तुमने उस माँ बेटे के चक्कर में अपना पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। तुमसे मिलने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था, तुम इतने व्यस्त रहते थे। लेकिन सू चिंगयुआन का एक फोन आते ही तुम एक बच्चे की तरह खुश हो जाते थे और भागकर उसके लिए नशा उतारने का सूप बनाने घर जाते थे। जब तुम्हारा बेटा दूध के लिए रोता था तो तुम रात रात भर जागकर उसे चुप कराते थे। तुमने उन पर अपना दिल और जान निसार कर दिया और बदले में तुम्हें यह धोखा मिला। मैं जानता हूं कि तुम अंदर से टूट चुके हो। अगर रोना चाहते हो तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। मैं पास बैठे अपने दोस्त की बातें सुनता रहा। मैंने अपना सर पीछे किया और पूरी बियर पी गया और फिर सोफा पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया। इस वक्त तो मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन सच तो यह है कि मैं पहले बहुत रो चुका हूँ। जब मडम सू ने मुझे जबरदस्ती एक अमीर परिवार के तौर तरीके सिखाए थे, जब मैं सू चिंगयुआन से अपने दिल की बात कहना चाहता था लेकिन उसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, या फिर वह बर्फबारी वाली रातें जब मैं बाहर खड़ा सू चिंगयुआन का इंतजार करता था, जब आधी रात बीत जाती थी और वह घर नहीं आती थी। मैं कितना नादान था जो उम्मीद करता था। जब गू नियंचन को आधी रात को तेज बुखार था, मैंने सू चिंगयुआन को फोन किया लेकिन उसने मेरा फोन काट दिया। मैं बेवकूफ़ों की तरह एक प्यारे परिवार और एक अच्छी पत्नी के लिए तरसता रहा, एक अच्छे बेटे और एक खुशहाल घर के लिए, लेकिन उनकी आंखों में मेरा कोई वजूद ही नहीं था। 5 साल हो गए हैं। अब मेरे लिए इस ख्वाब से जागने का वक्त आ गया है। बहुत ज्यादा पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जल्दी ही मुझे अचानक सू चिंगयुआन का फोन आया। ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी जागी हो। उसकी आवाज भारी थी। मेरा वह हार कहाँ है जो मैं हर मंडे को पहनती हूँ? अलमारी के पहले खाने में रखा है। और उसके साथ के झुमके कहाँ हैं? हार के ठीक नीचे वाले खाने में। इस आदत के मुताबिक सवाल जवाब के बाद अचानक मुझे याद आया, मेरा और उसका तलाक होने वाला है। अब मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर मैंने उसे याद दिलाया, नौकर से कहकर अलमारी दोबारा ठीक करवा लो। अब से अगर कुछ ढूंढना हो तो उसी से पूछना। हमारा तलाक हो रहा है। अपना सामान ढूंढने के लिए मुझे फोन करना अब ठीक नहीं लगता। मेरी बात सुनकर सू चिंगयुआन ने ठंडे ढंग से बस हाँ कहा। फोन पर अभी भी खाने खुलने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा मैंने अपनी बात साफ कह दी है और मैं फोन काटने ही वाला था। तभी मैंने सू चिंगयुआन को हुक्म देते सुना, अगले कुछ दिनों तक लंच में सीफूड सूप ही बनाना और उसे कंपनी में मेरे ऑफिस लेकर आना। अपनी बात पूरी करते ही उसने फोन काट दिया। ऐसा लगा जैसे तलाक की मेरी बात उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी उंगलियां कांप रही थीं और मैंने तुरंत सू चिंगयुआन का नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने गू नियंचन के स्कूल के टीचर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैं मैडम सू का नंबर ब्लॉक करना भूल गया। इस वजह से एक अच्छी नींद लेने के बाद जैसे ही मैं लंच करने के लिए घर से बाहर निकला, उन्होंने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उन्होंने कुछ तस्वीरें मेरे मुंह पर फेंकी। वह तस्वीरें सू चिंगयुआन और जंग जिंगरान के बीच चल रहे चक्कर की थीं। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जब तुम 16 साल के थे तब से मैंने खुद तुम्हें सिखाया और बड़ा किया है। 10 साल बीत चुके हैं। तुम अभी तक अपनी बीवी का दिल नहीं जीत पाए। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेकार निकलोगे तो मैं शुरुआत में जंग जिंगरान को नीची जात का समझकर ठुकराती नहीं।
तस्वीर का एक नुकीला कोना मेरी गर्दन पर लगा, जिससे वहां जलन होने लगी। जिस दिन सू परिवार ने मुझे अपना होने वाला दामाद चुना था, मेरे बहुत से दोस्त मेरी इस किस्मत से जलते थे, लेकिन इसकी कीमत मैंने 16 साल की उम्र में अपनी आज़ादी खोकर चुकाई। मैं सिर्फ एक आदर्श पति बनने के लिए जीने लगा। मैं इस बोझ के नीचे इतना दब गया था कि मेरा दम घुटने लगा था। हाई स्कूल के आखिरी साल में मैंने जानबूझकर हुड़दंग मचाया और जल्दी रिलेशनशिप में आ गया। यह सब मैंने सू चिंगयुआन के सामने किया ताकि वह इस रिश्ते को तोड़ दे, लेकिन उस वक्त उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। चाहे मेरी शादी सू चिंगयुआन से सिर्फ 5 साल पहले हुई हो, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 10 साल से उसकी माँ मुझे अपने इशारों पर नचा रही है। मैंने ज्यादा ही बर्दाश्त कर लिया है। सू चिंगयुआन और मैंने पहले ही तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। मुझे बच्चे की कस्टडी नहीं चाहिए और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अगर आप अभी भी खुश नहीं हैं तो मैं आपके लिए कोई दूसरा अच्छा दामाद ढूंढ सकता हूँ। यह कहकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला बाहर निकलने के लिए। मैडम सू एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर अचानक गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। गुयानसी, तुम्हारी यह हिम्मत! मैडम सू के नुकीले लाल रंग के नाखून मेरी चमड़ी के अंदर तक घुस गए, जो सुई की तरह चुभने लगे, लेकिन मैं बस मुस्कुरा दिया। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं न कर सकूं। सू परिवार का दामाद बनना मेरे लिए कभी कोई इज्जत की बात नहीं थी। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की। पहली बार किसी बाहर वाले के सामने अपनी कलाई के पुराने जख्म दिखाए। मैडम सू उन गहरे और खराब जख्मों को देखती रहीं। वह इतनी डर गईं कि उन्होंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मुझे इस दामाद का नाम एक पल के लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप जानती हैं कि पिछले 10 साल से मैं हर बार ख्वाब में क्या चीखता रहा हूं? मैं चीखता था, कोई मुझे बचाओ। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, जो इंसान मुझे बचा सकता है वह सिर्फ मैं खुद हूं। जब मैं खुलकर अपनी जिंदगी जी सकूंगा तभी मैं सच में जिंदा रहूंगा। मैंने आराम से यह सब कहा, फिर दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। इस बार मैडम सू ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे दिल का दुख अभी भी कम नहीं हो रहा था। मुझे अपना गुस्सा और परेशानी कम करनी थी, इसलिए मैंने अपनी लाल रंग की सुपर कार निकाली जिस पर कब से धूल जमी हुई थी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से निकल गया। शायद सू चिंगयुआन ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही मैं तेजी से एक चौक पर पहुंचा, मेरी कार सीधा एक मेबच कार से टकरा गई। उस कार की नंबर प्लेट पर 5 बार 8 लिखा था। वह सू चिंगयुआन की ही कार थी। दूसरी कार से एक आदमी जल्दी से बाहर निकला। वह सू चिंगयुआन का असिस्टेंट था। मुझे देखते ही वह हैरान रह गया। मिस्टर गू। मुझे उसकी हैरानी पर कोई हैरत नहीं हुई। 5 साल की शादी में सू चिंगयुआन और बाकी सबकी नज़रों में मेरी पहचान हमेशा एक कमज़ोर इंसान की थी। ऐसे कमज़ोर इंसान को रास्ते पर कार रेसिंग करते देखना लोगों के लिए हैरानी की बात तो थी ही। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने बस अपना बिजनेस कार्ड दिया और नुकसान के पैसे देने की बात की। मैंने अपना चश्मा पहना, कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। असिस्टेंट जल्दी से मेबच कार के पास वापस गया और उसने प्रेसिडेंट सू को सब बताया। दूसरी कार चलाने वाले मिस्टर गू हैं। सू चिंगयुआन ने परेशानी में अपनी नाक को पकड़ा और बिना किसी इमोशन के बस इतना कहा, चलो यहाँ से। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी कार चलाने वाला उसका पति हो या कोई अनजान आदमी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। असिस्टेंट बात समझ गया और उसने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 3 घंटे बाद ये पति पत्नी एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस वक्त सू चिंगयुआन और उनके बिजनेस पार्टनर एक जमीन के एग्रीमेंट पर साइन करने गए थे। वह शहर के बाहर बने एक रेस ट्रैक पर पहुंचे, जहां उस वक्त एक कार रेस चल रही थी। एक लाल रंग की सुपर कार बड़े ही शानदार तरीके से पहले नंबर पर आई। रेसर लाल रंग के टाइट रेसिंग सूट में कार से बाहर निकला। वह लंबा और पतला था और इतना शानदार लग रहा था कि लोग उसे देखते ही रह गए। यहाँ तक कि सू चिंगयुआन के चेहरे पर भी हैरानी और तारीफ साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उस रेसर ने अपना हेलमेट उतारा और उसका चेहरा दिखा, तो असिस्टेंट हैरानी से चिल्ला उठा, मिस्टर गू सच में इतनी अच्छी रेसिंग करते हैं? सू चिंगयुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने आसपास की लड़कियों को देखने लगी, जो उस लंबे लड़के को बड़े ध्यान से देख रही थीं। यह देखकर सू चिंगयुआन ने गुस्से में अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर लीं। जब मैंने देखा कि सू चिंगयुआन मुझे ही घूर रही है, तो मैंने उसे हेलो कहने की कोशिश भी नहीं की। इतने सालों में बड़ी बड़ी पार्टीज के अलावा जब भी हम अचानक एक दूसरे से मिलते थे, तो वह मेरे साथ एक अनजान की तरह ही पेश आती थी। इसलिए जब वहां के रेसिंग स्पॉन्सर ने मुझे सू चिंगयुआन से मिलवाया, तो मैंने भी अनजान बनते हुए कहा, प्रेसिडेंट सू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सू चिंगयुआन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वहां अचानक खामोशी छा गई। तभी जांग जिंगरान की आवाज आई और खामोशी टूटी। हेलो सबको। चिंगयुआन, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? अगर हो गया है तो चलो वापस कंपनी चलते हैं और लंच करते हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जांग जिंगरान मेबच कार से बाहर निकल रहा था। वह आराम से चलते हुए आया और सबके सामने सू चिंगयुआन की कमर पर हाथ रख दिया। शायद जांग जिंगरान को लगता था कि मैं उसके बराबर का भी नहीं हूँ, इसलिए जाते जाते उसने मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसी। वहां खड़ा कोई अभी भी उनकी तारीफ कर रहा था। प्रेसिडेंट सू जब भी काम पर जाती है तो मिस्टर जांग को भी अपने साथ लेकर आती है। दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है, मुझे तो जलन हो रही है। सू चिंगयुआन का असिस्टेंट अभी तक वहां से नहीं गया था।
यह बातें सुनकर उसने मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा। मुझे लगा कि वह दिमाग में सोच रहा होगा, दुनिया में कोई मर्द इतना कमजोर कैसे हो सकता है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप रेस ट्रैक से चला गया। सबसे पहले मैंने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा कि मुझे डिवोर्स के पेपर्स कब तक मिलेंगे। मुझे अभी 7 दिन और इंतज़ार करना होगा, पूरे 7 दिन का इंतज़ार। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने 10 साल जेल में काट लिए तो 7 दिन और सही। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा शांति भरा मूड ज़्यादा देर नहीं रहेगा। और तभी मुझे सू चिंग्युआन के असिस्टेंट का फ़ोन आया। आप सी फूड पॉरेज लेकर कब तक आ रहे हैं? और यंग मास्टर दू नियंचन का सामान भी ले आइए। उनकी टीचर ने कहा कि उनका आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। यंग मास्टर का स्कूल प्रोजेक्ट अभी तक जमा नहीं हुआ है। जब भी आपको ठीक लगे, क्या आप उसे लेकर आ सकते हैं? मुझे अचानक याद आया जब दू नियंचन ने मुझसे अपनी माँ को डिवोर्स देने को कहा था। उस वक्त मैं अपने फ़ोन पर वीडियो देखकर बड़े ध्यान से उसका स्कूल प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था। मेरे घर छोड़ने से पहले वह प्रोजेक्ट आधा ही बना था। मैंने आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखा और आराम से जवाब दिया, सू चिंग्युआन से कह देना अब कोई सी फूड पॉरेज नहीं मिलेगा और मैं अब कभी वहां नहीं आऊंगा। रही बात डू नियांचन की, तो अब से मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा और मुझे फिर कभी फ़ोन मत करना। इतना कहकर मैंने असिस्टेंट का नंबर ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ सू ग्रुप का असिस्टेंट अपना फ़ोन हाथ में लिए खड़ा था और हैरानी से अपनी बॉस को बताने लगा, प्रेसिडेंट सू, मिस्टर गू ने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने फिर से फ़ोन किया पर उनका नंबर नहीं लग रहा। मुझे लगता है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। आप खुद उन्हें फ़ोन करके देखिए। सू चिंग्युआन ने कभी खुद से फ़ोन नहीं किया था, पर आज उसने अपना फ़ोन निकाला, अपने पति का नंबर ढूंढा और एक मैसेज भेजा, अब तुम कौन सा नया नाटक कर रहे हो? अगले ही पल चैट बॉक्स में एक लाल रंग का नोटिफिकेशन आया। सामने वाले ने फ्रेंड वेरिफिकेशन चालू किया है। आप अभी इस इंसान की फ्रेंड लिस्ट में नहीं हैं। कृपया पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद ही आप बात कर सकते हैं। असिस्टेंट ने सू चिंग्युआन के फ़ोन की चैट पर ध्यान दिया। आखिरी मैसेज 1 हफ्ता पहले का था। मिस्टर गू और मिस्टर जियांग दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। इसका मतलब कल उनका भी बर्थडे था। प्रेसिडेंट सू, क्या आप उन्हें कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं देंगी? मैंने ध्यान नहीं दिया। इस जवाब से असिस्टेंट बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। आखिरकार फोन पर मैसेजेस की लंबी लिस्ट को देखकर साफ था कि सू चिंग्युआन का एक भी जवाब नहीं आया था। लेकिन फिर सू चिंग्युआन ने अपनी असिस्टेंट को उसके लिए एक लेट बर्थडे गिफ्ट तैयार करने को कहा। कुछ भी देखकर तैयारी कर लो। हाँ, समझ गई। जैसे ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने अपनी बात खत्म की, इससे पहले कि वह गिफ्ट चुनने के लिए अपना फोन भी निकालती, उसने देखा कि सू चिंग्युआन ने अपना सिर फिर से फाइल्स में दबा लिया है। उसने एक ठंडी सांस भरी और चुपचाप ऑफिस से बाहर चली गई ताकि जल्दी से कोई गिफ्ट चुन सके। शाम होते होते मुझे मिला सू चिंग्युआन की असिस्टेंट का भेजा हुआ बर्थडे गिफ्ट। सर, यह प्रेसिडेंट सू की तरफ से एक लेट बर्थडे गिफ्ट है। भले ही वह गिफ्ट देखने में काफी महंगा और सुंदर लग रहा था, मैंने उसे लेने से मना कर दिया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि सू चिंग्युआन क्या साबित करना चाहती है। मेरा बर्थडे तो कब का निकल चुका है, अब इस गिफ्ट का क्या फायदा? वैसे भी पिछले 10 सालों से मेरी सिर्फ एक ही बर्थडे विश थी, आज़ादी। सू चिंग्युआन का मुझे डिवोर्स देना शायद एक गलती या गलतफहमी थी, लेकिन इसने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने सोचा था कि डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए इन 7 दिनों के इंतजार के दौरान हमारे बीच कोई बात नहीं होगी, लेकिन असिस्टेंट के गिफ्ट लेकर जाने के बाद मुझे मैडम सू का एक मैसेज मिला। गुयांगसी, मैं चिंग्युआन से तुम्हारे डिवोर्स के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन तुम दोनों के ऑफिशियली डिवोर्स से पहले मेरे पोते पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। गुनियांचन पर भला क्या असर पड़ेगा? उसने तो खुद अपनी माँ से कहा था कि वह मुझे डिवोर्स दे दे, इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता। मैडम सू के मैसेजेस लगातार आने लगे। अगर तुम चाहते हो कि डिवोर्स में कोई रुकावट ना आए, तो तुम्हें हमेशा की तरह इस वीकेंड पर मुझसे मिलने पुरानी हवेली आना होगा। मेरे बेटे और सू चिंग्युआन दोनों को ही भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। शादी के बाद मैं और वह सू फैमिली की पुरानी हवेली से बाहर चले गए थे और हम अपने नए प्राइवेट विला में रहने लगे थे। जब से उसने गुनियांचन को जन्म दिया था, हमने हर वीकेंड उसे पुरानी हवेली ले जाने का एक नियम बना लिया था। आज किस्मत से शुक्रवार ही था। हमेशा की तरह आज के दिन मैं किंडरगार्टन जाता, गुनियांचन को लेता और पुराने घर की तरफ निकल जाता। सू चिंग्युआन बहुत बिजी रहती है। वह आमतौर पर रात के 10 बजे से पहले घर नहीं आती। इस बार मैं सीधा पुरानी हवेली गया, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे हैरानी हुई। सू चिंग्युआन पहले से ही वहां थी। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा दूसरी फ्लोर की तरफ चलने लगा। सू चिंग्युआन ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया और अचानक पूछा, क्या तुम्हें वह बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या उसे सच में नहीं पता था कि मैंने गिफ्ट लेने से मना कर दिया था? लेकिन फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। वह हमेशा मुझे हवा की तरह समझती थी, तो उसे कैसे याद रहता कि मैंने गिफ्ट लिया या नहीं? मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बस अपना सिर हिला दिया ताकि बात खत्म हो सके। किसने सोचा था कि तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी। नियंचन जिंगरन के लिए एक पीस एम्यूलेट बना रहा है। ऊपर जाओ और उसे खत्म करने में उसकी मदद करो। तो उस बर्थडे गिफ्ट के पीछे यह वजह थी। इसके बाद
मैं जानबूझकर सू चिंगयुआन से टकराता हुआ बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला गया। सू चिंगयुआन ने गुस्से में देखा, पर कुछ नहीं कहा। मैं दूसरी फ्लोर पर गया। गुनियनचन अपनी डेस्क पर बैठा था, हाथ में कार्विंग नाइफ लिए। वह पूरे ध्यान से कुछ बना रहा था। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसके सामने पहले से ही एक पूरा बना हुआ पीस एम्यूलेट रखा था। वह बहुत मेहनत से उसे देखकर बिल्कुल वैसा ही बना रहा था। शायद मेरे कदमों की आवाज से गुनियनचन का ध्यान भटक गया। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से डेस्क पर रखा हुआ पीस एम्यूलेट उठा लिया। पापा, मम्मी ने यह पीस एम्यूलेट अंकल जियांग के लिए बनाया है। आप इसे चुरा नहीं सकते। मेरे सीने में अचानक एक तेज दर्द हुआ। वह बेटा जिसे मैंने कभी अपनी जान से बढ़कर चाहा था, आज मुझे एक चोर समझ रहा था। गुनियनचन और सू चिंगयुआन को देखकर उन दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। मेरे गले में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। तुम्हें मुझसे इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी और की चीज के लिए लड़ूं। वैसे भी तुम्हारी मम्मी और मेरा जल्द ही डिवोर्स होने वाला है। बहुत जल्द अंकल जांग तुम्हारे नए पापा बन जाएंगे। यान्ची, बच्चे के सामने ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बाप बनने के लायक हो? सू चिंगयुआन ने शायद मुझसे पहली बार इतनी बड़ी बात कही थी। मैं घूमा। सू चिंगयुआन के ठंडे चेहरे को देखते हुए मैंने एक हल्की सी स्माइल दी। तुम ठीक कह रही हो, मैं लायक नहीं हूं, इसलिए उसके लिए कोई अच्छा बाप ढूंढ लो। यह कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। सू चिंगयुआन ने आगे बढ़कर मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी थी, जिसमें एक वार्निंग थी। ठीक उसी वक्त गुनियनचन की स्मार्ट वॉच बजने लगी। उसने खुशी से अपनी माँ से कहा, मम्मी, अंकल जियांग का वीडियो कॉल आ रहा है। अगले ही पल सू चिंगयुआन ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं वहीं खड़ा रहा और उसे कॉल उठाने के लिए जाते हुए देखता रहा। अभी थोड़ी देर पहले का उसका गुस्से वाला चेहरा अब एक प्यारी सी स्माइल में बदल चुका था। मुझे लगा कि अब सब कुछ बेकार है। मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप अपने गेस्ट रूम में वापस जाने का फैसला किया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगा दिया। कमरा बहुत ठंडा था। जून का महीना चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ठंडी कब्र में लेटा हूँ। फिर भी इस पल मुझे एक सुकून महसूस हुआ। जब से मैंने सू चिंगयुआन को डिवोर्स के पेपर्स दिए थे, मैं इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार था। उस रात मुझे अजीब व गरीब सपने आए, लेकिन अगले दिन मेरी आदत के मुताबिक मेरी आंख सुबह 5 बजे ही खुल गई। पहले इस वक्त मुझे उठकर सू चिंगयुआन और अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था। मैंने धीरे से अपना सिर दबाया और मैडम सू की धमकी के बारे में सोचा। मैंने बेड से उठकर नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन जब मैं नीचे गया तो मुझे पता चला कि सू चिंगयुआन और गुनियनचन सुबह जल्दी ही बाहर चले गए हैं। मैंने सुना कि उनका जांग जिंगरन के साथ सनराइज देखने का प्लान था। मुझे यह सब सच में मजाकिया लगा। कोई बाहर का इंसान भी ये साफ साफ देख सकता था। क्वान यंजन को इस बाप की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी मेरे माँ बाप मुझे जबरदस्ती उस घर में वापस भेजना चाहते थे। बाकी का वीकेंड किसी तरह झेलने के बाद मेरे दोस्तों ने तुरंत मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया ताकि हम सुंदर लड़कियों को देख सकें। उन्होंने कहा कि वह मेरा मूड ठीक करना चाहते हैं और मेरा दुख दूर करना चाहते हैं। उन 18 साल की लड़कियों को अच्छे से पता था कि किसी का दिल कैसे बहलाना है। वह बहुत मीठी बातें कर रही थीं और मुझे बार बार भैया कह रही थीं, जिससे सच में मेरा मूड काफी ठीक हो गया। कुछ दिन आर्ट एकेडमी में घूमने के बाद मेरा मूड सच में बहुत अच्छा हो गया था। मेरे पक्के दोस्त अभी भी वहां से जाना नहीं चाहते थे। क्यों ना तुम थोड़ा बाहर निकलो और देखो कि ये लड़कियां कितनी बढ़िया हैं। अब जब तुम सू चिंगयुआन जैसी खड़ूस औरत को देखते हो तो उसमें याद करने जैसा कुछ नहीं बचा है ना? प्यार खत्म हो गया। मुझे उनकी बातों में हाँ मिलाते देख मेरे दोस्त और ज्यादा जोश में आ गए। ये हुई ना बात। सुनो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हें तो उससे बहुत पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए था। सू चिंगयुआन जैसी ठंडी और बिना दिल की बर्फ की तरह खड़ूस औरत से तो कोई भी लड़की अच्छी होगी। किसी प्यारी और कहना मानने वाली लड़की को ढूंढो, डेट करो और शादी कर लो। असली जिंदगी जीना इसे कहते हैं। मैं मुस्कुरा रहा था और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो सू चिंगयुआन और उसकी असिस्टेंट थोड़ी ही दूर खड़ी थी। मैंने उन्हें न देखने का नाटक किया और अपने दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। मुझे लगा कि सू चिंगयुआन भी ऐसी छोटी बात पर ध्यान नहीं देगी, लेकिन मैं हैरान रह गया जब वह मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक पार्टी है जिसमें तुम्हें चलना होगा, मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने मुझे मना करने का मौका तक नहीं दिया और मुझे सीधा कार में खींच कर ले गई। कार में बैठकर भी मेरा दिमाग थोड़ा सुन्न था। मेरी यादों में सू चिंगयुआन ने हमेशा मुझे एक आम चीज की तरह समझा था, बिना किसी फीलिंग्स के और बिना किसी परवाह के। उसका अभी का यह रोब झाड़ने वाला और जबरदस्ती करने वाला बर्ताव मैंने पहले सिर्फ बीती रातों में बेडरूम में ही देखा था। मैंने अभी मुश्किल से अपना होश संभाला ही था कि तभी मैंने उसे अचानक यंजन का नाम लेते सुना। हमारे जैसे परिवार में, समाज में इज्जत और बराबरी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर मुझे समझ आया कि वह मेरे दोस्तों की बातों का जवाब दे रही थी। मैंने एक दर्द भरी हंसी हंसी और कहा, तो इसका मतलब प्यार जरूरी नहीं है और एक दूसरे की परवाह करना भी जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी इस बराबरी का मतलब सिर्फ मेरा चुप रहना और उसकी बातें मानना था। किस हक से?
सू चिंग्युआन ने कुछ सेकंड्स के लिए मुझे घूरा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। मैं भी उसका मूड समझने में अपनी और ताकत खराब नहीं करना चाहता था। जब हम पार्टी के लिए क्लब पहुंचे, तो मुझे समझ आया कि यह सिर्फ सू चिंग्युआन के दोस्तों की एक छोटी सी पार्टी थी। पहले वह मुझे कभी ऐसी जगह पर लेकर नहीं आई थी। सच कहूं तो मुझे उसके ये दोस्त वैसे भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी इज्जत नहीं की थी। वह हमेशा मुझे अपनी पत्नी के पीछे छुपने वाला मुफ्तखोर कहते थे। इस वजह से मैं पूरे टाइम बिल्कुल नहीं मुस्कुराया, बस चुपचाप अपनी ड्रिंक पीता रहा। बाद में जब मुझे थोड़ा नशा होने लगा, तो मैं उठा और रेस्टरूम चला गया। मेरे जाते ही कोई खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत पूछने लगा, आज तुम्हारे पति ने न तो कोई स्माइल की, बल्कि उल्टा तुम्हें गुस्सा दिखाने की हिम्मत भी की। हाँ, बाहर ऐसी बातें चल रही हैं कि तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। किसने कहा कि मेरा डिवोर्स हो रहा है? एक बार शादी होने के बाद मेरी पूरी जिंदगी के लिए मेरा पति सिर्फ गायंसी ही हो सकता है। उसके दोस्त थोड़े हैरान हो गए। क्या तुम सच कह रही हो? सू चिंग्युआन ने उस इंसान की तरफ घूर कर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, जिससे उसके दोस्तों के चेहरे अजीब से बन गए। काफी देर बाद अचानक एक दोस्त ने कहा, वह प्रेसिडेंट जियांग जिन्होंने पहले एआई डेवलपमेंट में तुम्हारे साथ काम किया था, क्या तुम्हें वह याद है? वह भी अपने पति के साथ बहुत ठंडा बर्ताव करती थी, जैसे उसका कोई वजूद ही न हो, और उसे कंपनी में भी नहीं आने देती थी। किसी को पता भी नहीं था कि वह उसका पति है। मैंने सुना है कि वह अभी तक उसे वापस नहीं पा सकी है। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी गुयांजी के साथ बिताना चाहती हो, तो हम सहेलियां तुम्हें यही सलाह देंगी कि उस पर थोड़ा ध्यान दो। नहीं तो ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा पति भी उसके पति की तरह हमेशा के लिए चला न जाए। सू चिंग्युआन का हाथ जो वाइन ग्लास को घुमा रहा था, वह एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने फिर भी ठंडे और पक्के ढंग से जवाब दिया, वह ऐसा नहीं करेगा। उसी वक्त रेस्टरूम में मुझे डिवोर्स के लॉयर का एक मैसेज मिला। मिस्टर जानसी, आपका और मिस सू चिंग्युआन का डिवोर्स का काम पूरी तरह से पूरा हो गया है। आप किसी भी वक्त लॉ फर्म आकर अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आखिरकार मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मुझसे अब और रुका नहीं गया और मैंने तुरंत एक कैब ली और लॉ फर्म पहुंच गया और अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट खोला। मैं उसे बार बार घूरता रहा। अब इस पल से मैं आखिरकार सू परिवार के उस नरक जैसे घर से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकता था। लॉ फर्म से निकलने के बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरी इस आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हमें सबसे पहले वह खाना खाना चाहिए जिसे खाने की मुझे पहले बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। इसलिए वे मुझे रात के बाजार में एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले गए। मिल्क टी, बीबीक्यू, आइसक्रीम, मैं जो चाहे वह खा सकता था। हवा में उड़ते हुए खाने के धुएं और मसालेदार मीट की खुशबू को महसूस करते हुए मुझे आखिरकार महसूस हुआ कि असली जिंदगी जीना क्या होता है। उस रात हमने स्क्यूअर्स खाए और बियर पी, खुलकर बातें की और खूब हंसे। आखिर में मैं इतना हंसा कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। पिछले 10 साल से जो बोझ मेरे कंधों पर था, वह आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। शायद इसलिए क्योंकि मैंने इस दुख को बहुत लंबे समय तक दबाकर रखा था। मैंने अपने बेटे ग्युन यंचन को ब्लैकलिस्ट से हटाया और उसे फोन किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, मेरी आंखें नम हो गईं और मैंने कहा, गनयानचेन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, चाहे तुम मुझे पसंद न करते हो, लेकिन मैं ही तुम्हारा असली बाप हूं। जब तुम बीमार थे और तुम्हें तेज बुखार था, तब दिन रात बिना सोए तुम्हारी देखभाल करने वाला मैं ही था। हर रोज तुम्हारा होमवर्क करवाने वाला भी मैं ही था। फिर भी जांग जिंगरन जैसे किसी बाहर वाले के लिए तुमने बिना सोचे समझे मुझे एक बुरा इंसान कह दिया। अब मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और मुझे कभी दोबारा पापा मत बोलना, तुम इसके लायक नहीं हो। तभी फोन से सू चिंग्युआन की ठंडी आवाज आई, गुयांसी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन मैंने जल्दी से ध्यान दिया, वह बच्चा शायद उसके साथ ही था। मैंने तुरंत ठंडे ढंग से उसका मजाक उड़ाया, प्रेसिडेंट सू, मुझे ज्ञान देने में अपना समय खराब करने के बजाय अच्छा होगा अगर तुम अपने बेटे को संभालो। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे बेटे ने ही मुझे तुमसे डिवोर्स लेने के लिए कहा था, ताकि जांग जिंगरान के लिए जगह बनाई जा सके। सबसे मजेदार बात तो यह है कि मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पहले ही पूरी कर दी हैं। यह कहकर मैंने ग्वान यानचेन को एक बार फिर से ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। अगली सुबह जल्दी ही मैंने देश से बाहर की एक फ्लाइट बुक कर ली। मैं अच्छे से जानता था कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा दिया था, और वैसे भी एक बार जब डिवोर्स की खबर फैलेगी तो सू फैमिली मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। क्या पता वह मुझे घुटनों पर बैठकर सू चिंग्युआन से माफी मांगने और दोबारा शादी करने के लिए मजबूर करें, या शायद वह किसी अमीर लड़की से मेरी शादी करवाकर अपना फायदा उठाए। मुझे इस शहर से भागना ही था और मैं कभी वापस नहीं आने वाला था। अपने दोस्तों को अलविदा कहते हुए मैंने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया और घर से बाहर निकल गया, लेकिन सोचा नहीं था कि जैसे ही मैं गेट पर पहुंचूंगा, मैंने थोड़ी ही दूरी पर मेबच कार को खड़े देखा। सू चिंग्युआन ग्वान यंचन को कार से बाहर लेकर आई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। ग्वान यंचन, अपने पापा से माफी मांगो। ग्वान यंचन ने अपना पीला पड़ा छोटा सा चेहरा नीचे किया। अपनी शर्ट का कोना पकड़ते हुए उसने मेरे सामने अपना सिर झुकाया। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, और मुझे आपके और मम्मी के डिवोर्स के बारे में वह सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है मेरी गलती थी। क्या आप मुझे माफ कर दोगे पापा? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे जो कुछ भी निकालना था मैं पहले ही निकाल चुका था, लेकिन मेरे बोलने के बाद मुझे हैरानी हुई जब सू चिंग्युआन ने खुद आगे बढ़कर माफी मांगी। ग्वान यानचन को अच्छी सीख न दे पाने के लिए थोड़ी जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब मैं सू चिंग्युआन को खुद अपनी मर्जी से माफी मांगते हुए सुनूंगा। लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका था। क्या एक छोटी सी माफी से सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? लेकिन मुझे याद आया कि मेरे बैग में एक चीज थी जिसे मैंने एयरपोर्ट पहुंचकर सू चिंग्युआन को कुरियर करने का सोचा था। इसलिए मैंने सीधे कहा, सू चिंग्युआन, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। सू फैमिली का तो शहर से बाहर अभी कोई बड़ा इवेंट भी नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मेरा कोई अपना निजी काम नहीं हो सकता? मेरा वह मतलब नहीं था। पहली बार सू चिंग्युआन के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी दिख रही थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले उसने ही मुझे सू फैमिली के पिंजरे में कैद किया था, तो आज उसे ही मुझे विदा करना चाहिए, ताकि हमारे बीच का आखिरी रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट जाए। पूरे रास्ते किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। एयरपोर्ट पहुंचकर कार से उतरने से पहले मैंने सू चिंग्युआन को एक सुंदर सा बॉक्स दिया, एक आखिरी तोहफा। सू चिंग्युआन एक पल के लिए रुक गई। हालांकि वह सोच रही थी कि मैंने इसे आखिरी क्यों कहा, फिर भी उसने आगे बढ़कर उसे ले लिया। शुक्रिया। ग्वान यानचन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर अपने पापा से पूछा, और मेरा तोहफा कहाँ है? तुम्हारा भी इसी के अंदर है। आखिरकार यह एक बहुत बड़ा तोहफा था, माँ और बेटे दोनों के लिए। उन्हें इससे खुश होना चाहिए था। याद रखना, इस तोहफे को 1 घंटे बाद ही खोलना, तब तक मेरी फ्लाइट उड़ चुकी होगी। सू चिंग्युआन के चेहरे पर मेरे लिए ऐसी नरमी बहुत कम ही दिखती थी। जल्दी वापस आना। मैं मुस्कुराया, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जाने के लिए पीछे मुड़ा। मैं अब कभी वापस नहीं आने वाला था। मुझे अपनी आज़ादी ढूंढने जाना था। सू चिंग्युआन की नज़रें उस पर ही टिकी रहीं जब वह एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। वह एक अजीब सा अकेला सा साया लग रहा था। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने बॉक्स को अपने हाथों में लिया और उसे तुरंत खोलने ही वाली थी, लेकिन ग्वान यानचन ने अपनी माँ को रोक दिया। मम्मी, हमने पापा से वादा किया है। पापा ने कहा था कि इसे खोलने के लिए हमें 1 घंटे का इंतजार करना होगा। हमें अपना वादा निभाना होगा। उसके बाद के पूरे 1 घंटे तक सू चिंग्युआन ने अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स पकड़े रखे, पर वह एक शब्द भी नहीं पढ़ पाई। न जाने कितनी बार उसने उस गिफ्ट बॉक्स की तरफ देखा। आखिरकार वक्त पूरा हो गया। ग्वान यानचन ने जल्दी से सबसे पहले गिफ्ट बॉक्स खोलने की कोशिश की। मम्मी, पापा ने हमें आखिर क्या दिया है? ये इतना बड़ा राज क्यों है? एक सेकंड रुको। जैसे ही बॉक्स का ढक्कन खुला, सू चिंग्युआन ने अपना सिर घुमाया और अंदर रखी चीज को देखा। अंदर और कुछ नहीं, बल्कि चुपचाप एक डिवोर्स सर्टिफिकेट रखा हुआ था। हालांकि ग्वान यानचन अभी सिर्फ 3 साल का था, लेकिन उसे बचपन से ही अच्छी पढ़ाई लिखाई सिखाई गई थी। वह छोटा लड़का बॉक्स में रखे डिवोर्स सर्टिफिकेट को ध्यान से देखने लगा। उसका छोटा सा मुंह काफी देर तक कुछ बोलता रहा। मम्मी, ये डिवोर्स सर्टिफिकेट क्या होता है? क्या पापा ने नहीं कहा था कि वह हमें एक तोहफा देंगे? क्या यह छोटी सी किताब ही तोहफा है? सू चिंग्युआन का दिमाग अचानक सुन्न हो गया और उसके अंदर एक तूफान सा उठ गया। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को जोर से नीचे पटका और ग्वान यानचन के हाथों से वह बॉक्स छीन लिया। यहाँ तक कि उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। सिल्वर फॉइल की छाप वाला वह लाल रंग का सर्टिफिकेट अंदर चुपचाप पड़ा था, बिल्कुल उस शख्स की तरह जो हमेशा इस घर में रहता था, लेकिन जिसे सबने इतने समय से जानबूझकर इग्नोर किया था। अचानक उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे लग रहा था कि अगर उसने इस डिवोर्स सर्टिफिकेट को खोला तो कुछ चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और कभी ठीक नहीं हो सकेंगी। उस लाल सर्टिफिकेट को खोलने की हिम्मत करने से पहले उसे कई बार गहरी सांसें लेनी पड़ी। जैसे ही उसने अपना और गु यान्स का नाम एक साथ लिखा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक झटके में उस डिवोर्स सर्टिफिकेट को बंद कर दिया। वह तुरंत गु यान्स को कॉल करने ही वाली थी, पर अचानक उसे याद आया कि शायद वह अब तक प्लेन में बैठ चुका होगा। उसका दिमाग अचानक गुस्से और बेचैनी से भर गया और उसने तुरंत वहां जाकर उससे सवाल करने के अपने गुस्से को काबू किया। उसने अपना फोन उठाया और अपनी असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे तुरंत पता करके बताओ कि गु यान्स कहाँ है। पता करो कि आज उनकी फ्लाइट कहाँ जा रही है। समझ गई। और फिर उसे तुरंत मेरे पास वापस लेकर आओ। और ये भी पता करो कि हमारे डिवोर्स का काम किसने किया है। न तो कोई डिवोर्स अग्रीमेंट था और न ही कोर्ट से कोई नोटिस आया था, तो फिर ये डिवोर्स कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में डर और गुस्से का एक अजीब सा मेल था जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। फोन के दूसरी तरफ असिस्टेंट कांप रही थी। जब से उसने कंपनी ज्वाइन की थी वह हमेशा सू चिंग्युआन के साथ रही थी, पर उसने अपनी बॉस को पहले कभी इतने गुस्से और बेचैनी में नहीं देखा था। क्या डिवोर्स लेना सच में इतना मुश्किल था? और वह भी सिर्फ गु यान्स के लिए, एक ऐसा आदमी जिसे कोई पूछता तक नहीं था। असिस्टेंट ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। उसे इस पूरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर यह बिल्कुल नहीं आने दिया। उसने हाँ कहा और जल्दी से अपना काम करने चली गई। सू चिंग्युआन अपने बड़े से स्टडी रूम में कमर पर हाथ रखे इधर उधर घूम रही थी। उसके दिल की बेचैनी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार उसने अपना फोन उठाया।
और उस आदमी को एक मैसेज भेजा जिसने उसे बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था। इस डिवोर्स सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? ये सब क्या चल रहा है? तुम बड़े हो गए हो, ऐसा गंदा मजाक क्यों कर रहे हो? प्लेन से उतरते ही मुझे रिप्लाई करना। मैं और नियंचन दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। वह थोड़ी देर के लिए रुकी। उसके हाथ जल्दी जल्दी स्क्रीन पर चलने लगे। उसने आगे लिखा, अगर कोई बात है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। हर चीज का हल निकल सकता है। बात को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब एक बाप हो, कोई बच्चे नहीं हो। लेकिन उसके भेजे गए सारे मैसेज बिना किसी जवाब के गायब हो गए, जैसे समुद्र में पत्थर गिर गया हो। सु चिंग्युआन थककर अपनी चेयर पर बैठ गई और परेशानी में अपना सर पकड़ लिया। पास ही में चुपचाप खिलौनों से खेल रहे ग्वान यंजेन ने अचानक अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। उसने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, मम्मी, क्या इस गिफ्ट का मतलब है कि पापा आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं? यह सुनकर उसका दम घुटने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और बहुत परेशान हो गई। उसके दोस्तों की कही बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। बहुत देर बाद वह धीरे से बोली, गुयांची, क्या तुम्हारा दिल सच में मेरे लिए बिल्कुल ठंडा हो गया है? इंतजार का हर एक पल सदियों जैसा लग रहा था। सु चिंग्युआन को खुद नहीं पता था कि उसने कितनी बार अपनी घड़ी देखी थी और कितने सारे मैसेजेस भेजे थे, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया था, जिसकी वजह से उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था। हम दोनों हर तरह से एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे। हमने पिछले 5 साल बहुत खुशी से साथ बिताए हैं, तो फिर अचानक डिवोर्स की मांग क्यों? और बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने बिना एक पल घमवाए फोन उठा लिया। उसने यह भी नहीं देखा कि किसका फोन है। क्वांची, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस भेजे, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? दूसरी तरफ का इंसान कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा और फिर बोला, प्रेसिडेंट सू, इट्स मी। सू चिंग्युआन ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। उसके अंदर जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी वह फिर से पूरी तरह खत्म हो गई। उसने अपना सर पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, सॉरी, मैं बस बहुत परेशान थी। क्या मिस्टर गू के बारे में कोई खबर मिली? असिस्टेंट जुआ थोड़ी देर रुकी और डरते हुए बोली, हाँ, बात यह है प्रेसिडेंट सू, हमें पता चला है कि मिस्टर गू ने आज बाहर जाने की फ्लाइट बुक की थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमें उनकी आगे की फ्लाइट की कोई जानकारी नहीं मिली। सू चिंग्युआन का चेहरा उतर गया। बहुत देर बाद वह भारी आवाज में बोली, तो फिर उस डिवोर्स सर्टिफिकेट का क्या हुआ? क्या तुमने उसके बारे में पता किया? दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने हाँ में सर हिलाया। डिवोर्स अग्रीमेंट पर सच में आपके ही साइन है। लीगल टीम और चेक करने वाले डिपार्टमेंट ने साइन और लिखी हुई बातों को चेक कर लिया है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। उसका गुस्सा अब उसके काबू से बाहर हो गया। सू चिंग्युआन ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई गड़बड़ नहीं है। इस डिवोर्स अग्रीमेंट में मिस्टर गू ने आपकी प्रॉपर्टी का एक पैसा भी नहीं लिया है। वह खाली हाथ चले गए हैं और सारी प्रॉपर्टी, जिसमें उनकी अपनी प्रॉपर्टी और शेयर्स भी शामिल हैं, वह सब यंग मास्टर नियंचन के नाम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एक बाप होने के नाते यह यंग मास्टर के खर्चे के लिए है। उन्होंने आपके पैसों में से एक पैसा भी नहीं मांगा और न ही यंग मास्टर नियंचन को अपने साथ रखने की मांग की। दूसरी तरफ असिस्टेंट के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। सू चिंग्युआन के साथ इतने समय से काम करते हुए वह अमीर खानदानों के कई राज जानती थी, लेकिन उसने आज तक ऐसा साफ और आसान डिवोर्स नहीं देखा था। जब दूसरे लोग डिवोर्स लेते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन यह मिस्टर गू तो चुपचाप सब कुछ छोड़कर चले गए, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही न हो। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें सच में परवाह नहीं थी या वह बहुत कमजोर थे। जब असिस्टेंट सोच में डूबी थी तभी सू चिंग्युआन ने फोन काट दिया। उसने फोन को जोर से पकड़ा और खाली आंखों से देखती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह तो एक बहुत ही खुशहाल शादी थी, फिर यह अचानक एक साबुन के बुलबुले की तरह कैसे टूट गई? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। पता नहीं वह खुद से पूछ रही थी या हवा से, यांची, आखिर तुम किस बात से इतने नाराज थे? जब वह सोच रही थी तभी स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। ग्वान यंशन ने अपना सर अंदर किया और आसपास देखा। वह छोटा बच्चा अपने छोटे छोटे पैरों से अंदर आया। वह भाग कर आया और सू चिंग्युआन के पैर से लिपट गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उम्मीद के साथ ऊपर देखने लगा। मम्मी, मैंने अंकल जांग से पूछा था, पापा ने जो डिवोर्स के पेपर्स दिए हैं उसका मतलब है कि मुझे नए पापा मिलेंगे, है ना? मम्मी, आप जल्दी से अंकल जांग से शादी कर लो। मैं चाहता हूँ कि अंकल जांग मेरे नए पापा बने। पहले जब भी वह ऐसी बातें सुनती थी तो सू चिंग्युआन इसे बच्चों की नादानी समझकर टाल देती थी, लेकिन आज यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। क्या गुयांसी ने सच में उससे डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बेटे ने यह सब कहा था? यह सोचकर उसने गुस्से में अपनी त्योरियां चढ़ाईं। उसने धीरे से डांटा, तुम अभी सिर्फ 3 साल के हो, तुम्हें क्या पता? ऐसी फालतू बातें फिर कभी मत कहना। तुम्हारे सिर्फ एक ही पापा हैं, कोई नए पापा नहीं आने वाले। माँ की डांट सुनकर ग्वान यंशन हैरान रह गया। उसका छोटा सा मुंह बनने लगा और वह अचानक रोने लगा। मुझे नए पापा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अंकल जांग ही मेरे नए पापा बने। मुझे पुराने पापा नहीं चाहिए। वह दिन भर एक नौकर की तरह रहते हैं। वह बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यह सुनकर सू चिंग्युआन का गुस्सा बढ़ गया। तुम्हें यह सब कहना किसने सिखाया? उसे यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। कुन यंशिन आखिरकार सिर्फ एक 3 साल का बच्चा है। अगर किसी ने उसके कान न भरे होते
तो उसे डिवोर्स के बारे में कैसे पता होता, और वह अपने पापा को नौकर कैसे कह सकता था। ग्विनियानिसिन ने ऐसा दिखाया जैसे वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह तुरंत दरवाजे से बाहर भाग गया। मैं आपसे नफरत करता हूँ। अगर आप मेरे लिए नए पापा नहीं लाओगी तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सू चिंग्युआन का दिमाग घूम गया। वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी फिर से बजी। यह जियांग जिंगरन का फोन था। वह 2 सेकंड्स के लिए रुकी। वह सोचने लगी कि बच्चे को रोके या फोन उठाए। सू चिंग्युआन ने फोन उठाना सही समझा। फोन उठाते ही जांग जिंगरन की आवाज आई। चिंग्युआन, मैंने नियंचन से सुना कि तुम्हारा और गुयांसी का डिवोर्स हो गया है। ये सब क्या चल रहा है? मुझे मत कहना कि ये बस एक बच्चे की फालतू बात है। मैंने तो पहले ही कहा था। सू चिंग्युआन ने एक गहरी सांस ली। ये बस एक गलत फहमी है। मैं गुयांसी से डिवोर्स नहीं ले रही हूँ। क्या कोई और बात है? जांग जिंगरन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके बोलने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वह निराश है। हम आज नियंचन को फायरवर्क्स दिखाने पार्क ले जाने वाले थे। मुझे तुम्हारी तरफ से भी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए मैंने बस पूछने के लिए फोन किया। सॉरी, मैं भूल गई थी। हम फिर कभी चलेंगे जब मौका मिलेगा। जब तक सू चिंग्युआन ने अपना फोन रखा तब तक ग्वान यानचिन कब का जा चुका था। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विला में इतने सारे नौकर जो थे, क्या वह सच में एक 3 साल के बच्चे पर नजर नहीं रख सकते थे? लेकिन गून यानचिन सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। किसी ने नहीं देखा कि वह विला से कैसे बाहर गया। यहाँ तक कि विला के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमराज में भी सिर्फ वह छोटा सा बच्चा अकेले जाते हुए दिखा। सू चिंग्युआन ने अपने लोगों को काम पर लगा दिया और पूरे शहर को छान मारा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी गुनियन शिन का कोई पता नहीं चला। उसने बार बार मेरा नंबर डायल किया, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक फोन पर सिर्फ एक ही जवाब मिला। आपका डायल किया गया नंबर अभी संपर्क से बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने अपने असिस्टेंट से मेरे सबसे अच्छे दोस्त का फोन नंबर निकलवाया। हेलो, मैं सू चिंग्युआन बोल रही हूँ। क्या गुयांसी ने आपसे कोई बात की है? अगर आपके पास उसकी कोई खबर हो तो प्लीज उसे तुरंत मेरा एक मैसेज दे देना, भले ही वह मुझसे डिवोर्स चाहता हो। नियंचन गायब हो गया है। अगर उसमें एक बाप के नाते थोड़ी भी इंसानियत बची है तो मैं चाहती हूँ कि वह अभी वापस आए, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, मेरे दोस्त ने गुस्से में उसकी बात बीच में ही काट दी। रुको रुको रुको, तुम्हारा बच्चा गायब हुआ है ना? तो जाकर पुलिस को फोन करो। गुयांजी को ढूंढने का क्या फायदा? क्या उसका बच्चे के साथ कोई दिमागी कनेक्शन है क्या? तुम्हें क्या लगता है वह अचानक आएगा, पता लगाएगा और उस बदतमीज बच्चे के पास तुरंत पहुंच जाएगा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि बच्चा डिवोर्स की वजह से गायब हुआ है? क्या उसने डिवोर्स इसलिए नहीं मांगा क्योंकि तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया था? तुमसे डिवोर्स लेना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। न तो तुम अच्छी हो और न ही वह बदतमीज बच्चा। और फोन तुरंत कट गया, लेकिन उसके तुरंत बाद फोन फिर से बजा। यह जोंगजिन ग्रान था। सू चिंग्युआन ने फोन उठाया। हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक चीख सुनाई दी। चिंग्युआन, बचाओ, कोई नियंचन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। नियंचन को छोड़ो, डरो मत, ध्यान से। और कॉल अचानक कट गई। सू चिंग्युआन ने तुरंत जांग जिंगरन के फोन का सिग्नल ट्रैक करने का ऑर्डर दिया। जब तक वे लोग उस जगह पर पहुंचे तब तक जांग जिंगरान और गू नियांचन हाईवे के पास एक मिट्टी के ढलान पर पड़े हुए थे। जांग जिंगरान के शरीर पर बहुत सारी खरोंचें थीं। वह बहुत ही बुरी हालत में लग रहा था, लेकिन गन यानचिन को उसने अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे के चेहरे पर थोड़ी मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं लगा था। बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। वहां मौजूद जिसने भी यह नजारा देखा उसका दिल भर आया। सू चिंग्युआन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उसने पहले दोनों को एम्बुलेंस में डालने का ऑर्डर दिया और एम्बुलेंस की लाल और नीली लाइट्स को दूर जाते हुए देखा। आखिर में उसने अपने पास खड़े असिस्टेंट से ठंडे दिमाग से कहा, इस बात की पूरी जांच करो, पता लगाओ कि जुंगजिन ग्रान आजकल क्या कर रहा है और वह किसके संपर्क में है। कोई भी छोटा सा सबूत भी छूटना नहीं चाहिए। असिस्टेंट एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही होश में आया। शी और प्रेसिडेंट सू ने पूरे शहर में ढूंढा, फिर भी छोटे मास्टर नियंचन का कोई पता नहीं चला था। तो फिर मिस्टर जियांग ने अकेले उन्हें कैसे ढूंढ लिया? और विला में इतने सारे नौकर होने के बाद भी, और छोटे मास्टर नियंशन जो सिर्फ 3 साल के बच्चे हैं, वह बिना किसी के देखे कैसे बाहर जा सकते हैं? अगर ये सच में किडनैपिंग थी तो किडनैपर्स ने पैसे क्यों नहीं मांगे और उन्हें हाईवे के किनारे क्यों छोड़ दिया? सू चिंग्युआन ने सालों तक बिजनेस की मुश्किल दुनिया में काम किया था, तो इतनी बड़ी गलती पर वह भला शक कैसे न करती? जल्दी ही सू चिंग्युआन को सबूत मिल गया कि जांग जिंगरान ने खुद ही यह किडनैपिंग का नाटक रचा था। अपने हाथ में उन पेपर्स को देखते हुए वह काफी देर तक खामोश रही। पुलिस रिपोर्ट वापस ले लो, हम इस बात को बढ़ने नहीं दे सकते। सारे सबूत मिटा दो। मैं नहीं चाहती कि किसी तीसरे बंदे को इस बारे में पता चले। सबको बस यही बताओ कि जांग जिंगरान ने नियांचन को बचाया है। असिस्टेंट हैरान रह गया, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या प्रेसिडेंट सू उस गुनहगार को बचा रही थी जिसने उनके अपने सगे बेटे को किडनैप किया था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सू चिंग्युआन हॉस्पिटल के कॉरिडोर के आखिर में गायब हो चुकी थी।
सू चिंगयुआन ने हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि जंग जिंगरन बेड पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और उसकी आंखों में शक था। जंग जिंगरान ने कमजोरी का नाटक करते हुए थोड़ा खांसा। नैंटियन कैसा है? क्या वह ठीक है? बहुत छोटा है। इस बात का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। ये सब ग्रियांजा की गलती है। बिना बताए चले जाना और अपने ही बच्चे की परवाह न करना। इस दुनिया में कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मुझे नियांशिन को देखने जाना होगा। ये कहते हुए वह बेड से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह सुचिंग्युआन के पास से गुजरा उसने उसे जोर से पकड़ लिया। सुचिंग्युआन ने धीमी पर गुस्से से भरी आवाज में कहा कि वह एक अच्छा बाप है या नहीं, यह तय करने वाले तुम कोई नहीं होते। जंग जिंगरान ने सुचिंग्युआन के गुस्से से भरे चेहरे को देखा। वह एक पल के लिए हैरान रह गया। जो चेहरा हमेशा उससे प्यार से बात करता था, आज उस पर थोड़ी सी भी हंसी नहीं थी। वह इतना ठंडा था कि डर लग जाए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपनी आवाज नर्म की। हमारे इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए मैं भला कोई बाहर वाला कैसे हो सकता हूँ? ये कहते हुए उसने अपनी आवाज और धीमी की। मैं बस बहुत परेशान था और गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन ये किडनैपिंग सच में बहुत डरावनी थी। मुझ जैसे बड़े आदमी की भी जान निकल गई थी। मैंने नियांचन को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। मैं उसे तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकता। सू चिंग्युआन ने अपने हाथ थोड़े भींचे। उसने जांग जिंगरान की तरफ बहुत ही गुस्से से देखा। अगर तुम्हें यह सब इतना डरावना लगा तो तुमने नियांचन को किडनैप करने के लिए गुंडे क्यों भेजे थे? खुद ही जुर्म करके अब बेचारा बनने का क्या नाटक है? जांग जिंगरान का पीला चेहरा अचानक सुन्न पड़ गया। उसने बिल्कुल मासूम बनने का नाटक किया। चिंग्युआन, तुम ये क्या कह रही हो? सू चिंग्युआन ने कोई सफाई नहीं दी, बस उसे एक ऐसी नजर से देखा जिसमें बहुत गुस्सा और ध्वक साफ दिख रहा था। मैंने तुम्हारे सारे सबूत मिटा दिए हैं। आज के बाद कभी भी नियंगसिन के सामने मत आना। मैं तुम्हें देश से बाहर भेज रही हूँ और मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे आगे के खर्चे का ध्यान रखा जाए, लेकिन वापस कभी मत आना। यह कहकर वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जांग जिंगरान ने आगे बढ़कर उसे जोर से पकड़ लिया। चिंग्युआन, प्लीज मुझे दूर मत भेजो। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खुद को बदल लूंगा। इतने सालों से हम हमेशा साथ ही तो रहे हैं। सू चिंग्युआन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसकी कलाइयां पकड़ी और उन्हें पीछे हटा दिया। जांग जिंगरेन घबरा गया। चिंग्युआन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं मानता हूँ इस बार मुझसे थोड़ी जल्दी हो गई, लेकिन मैं तो बस उस इंसान से शादी करना चाहता था जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैंने क्या गलत किया? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियन चैन किसी और का बच्चा है। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं उसे बहुत अच्छे से रखूंगा। सू चिंग्युआन ने उसे बिना किसी रहम के पीछे धकेल दिया। उसकी ठंडी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ दिख रही थी। तुम जिस इंसान से प्यार करते हो वह मेरी मर चुकी बहन नहीं है। मैं तो हमेशा से तुमसे ही प्यार करता हूँ। इन सब सालों में तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, मेरा ख्याल रखा, मुझे बचाया। तुम्हें तो मेरा बर्थडे मुझसे भी ज्यादा याद रहता है। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम हमेशा वहां होती हो। तुम मेरे साथ अपने पति से भी ज्यादा अच्छा बर्ताव करती हो। अब ये मत कहना कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग का कोई तार अचानक टूट गया हो। सू चिंग्युआन ने जंग जिंगरान का हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गई। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बहन मरते वक्त यही चाहती थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जैसी कोई चीज नहीं है और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। आज ही तुम्हारे लिए बाहर जाने के लिए एक प्राइवेट जेट तैयार हो जाएगा। तुम अभी के अभी चले जाओ। यह कहकर सू चिंग्युआन बिना पीछे देखे हॉस्पिटल के कमरे से बाहर चली गई। और मैं, जो बहुत दूर फिनलैंड में था, मैं इस सब बातों से बिल्कुल बेखबर था। मुझे फिनलैंड में रहने की परमिशन मिल गई थी और मैंने वहां की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। मैं अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहता था और एक डिप्लोमेटिक इंटरप्रेटर बनने के लिए मेहनत कर रहा था। कॉलेज शुरू होने से पहले मैंने अपनी सालों की बचत से एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैंने सुना था कि यहाँ ठंड के मौसम में नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। मैं इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अकेले रहने से मैं अपना समय बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता था। मैंने खुद ही फिनिश भाषा सीख ली और साथ ही जर्मन, जापानीज और स्पेनिश की पढ़ाई भी शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल तक मेरा सिलेक्शन विदेशी स्टूडेंट्स के एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो गया। पढ़ाई और काम की इस भाग दौड़ में मैं बीते हुए कल के बारे में बहुत कम सोचता था। सू चिंग्युआन के साथ मेरी शादी अब एक पुरानी याद जैसी लगती थी। यहाँ मैं सिर्फ मैं था, एक आज़ाद इंसान। फिनलैंड में अपने 5वें साल में मुझे एम्बेसी में एक नौकरी मिल गई और मैं एक सच्चा डिप्लोमेटिक इंटरप्रेटर बन गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पिछले 6 सालों से सू चिंग्युआन ने मुझे ढूंढना कभी बंद नहीं किया था। सू ग्रुप के सीईओ ऑफिस में असिस्टेंट ने खुशी से बताया, प्रेसिडेंट सू, हमें मिस्टर यांगसी के बारे में खबर मिली है। वह फिनलैंड की एम्बेसी में है। सू चिंग्युआन तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी साफ दिख रही थी। असिस्टेंट हैरानी से उसे घूरती रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 6 साल हो गए थे जब उसने आखिरी बार प्रेसिडेंट सू को मुस्कुराते हुए देखा था। जब से उनका डिवोर्स हुआ था तब से लेकर अरबों के बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर भी वह कभी इस तरह नहीं मुस्कुराई थी। सू चिंग्युआन अभी खड़ी ही हुई थी और बाहर जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची वह पीछे घूमी।
मुझे उनकी अभी की सारी जानकारी चाहिए। अभी के अभी इस काम पर लग जाओ। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सु चिंग्युआन अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। उन्होंने डेस्क पर रखी उन तीनों की फैमिली फोटो को देखा। उनकी उंगलियां धीरे से मेरे चेहरे पर घूमने लगीं। मैं हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी और तुम्हें एक बार फिर मेरे पास वापस ले आऊंगी। मैंने कभी खुद से यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि सु चिंग्युआन और गू यानचेन की जिंदगी में क्या चल रहा है। मैंने सोचा कि उन्हें वही मिल गया होगा जो वे चाहते थे, एक अच्छा पति और पिता जिसे वे हमेशा से चाहते थे। हर दिन मैं मीटिंग्स में बिजी रहता था और डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करता रहता था। जिंदगी भाग दौड़ भरी थी पर बहुत सुकून था। जब तक एक दिन मेरे बॉस एक चाइनीज डॉक्यूमेंट लेकर आए। वह एक नए एनर्जी प्रोजेक्ट का प्रपोजल था और उन्होंने उसे मेरे सामने रख दिया। यांगसी, तुम हमारे डिपार्टमेंट के सबसे समझदार इंसान हो। फिनलैंड की एजेंसी इस प्रपोजल को बहुत ज़रूरी समझती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जितना जल्दी हो सके ट्रांसलेट कर दो। मैंने पूरे भरोसे के साथ मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए बॉस, ये काम हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को खोला तो मुझे पता चला कि यह तो सू ग्रुप का प्लान था। सू चिंग्युआन, उनका वही चेहरा एक बार फिर मेरे दिमाग में घूम गया। मैंने अपना सिर झटका, एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया, सू ग्रुप के प्रोजेक्ट्स तो पूरी दुनिया में हैं। उनका फिनलैंड में नया प्रोजेक्ट शुरू करना बिल्कुल आम बात है। शायद यह बस एक इत्तेफाक है। कई रातों तक बिना सोए काम करने के बाद मैं पूरा ट्रांसलेट किया हुआ प्रपोजल लेकर उसे जमा करने गया। मैंने डायरेक्टर के दरवाजे पर नॉक किया। उसके बाद डायरेक्टर ने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट के कुछ पन्नों को पलटा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम सच में पुराने बॉस के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर्स ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की है। तुम्हारे काम करने का तरीका सच में बहुत बढ़िया है। डायरेक्टर के साथ 2 साल काम करने के बाद मैं उनके मिजाज को बहुत अच्छे से समझता था। जब भी वे किसी की तारीफ करना शुरू करते, इसका मतलब होता था कि कोई मुश्किल काम उनके सिर पर आने वाला है। लेकिन मीठी बातें सुनना किसे पसंद नहीं होता। मेरे साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग उनकी तारीफों में आकर उनका हर मुश्किल काम करने को तैयार हो जाते थे। बॉस, अब बातों को घुमाना बंद कीजिए। अगर कोई काम है तो मुझे सीधे सीधे बता दीजिए। अगर आपने मेरी और तारीफ की तो मेरा दिमाग आसमान पर पहुंच जाएगा। अपने देश का स्यू ग्रुप यहाँ फिनलैंड में एक इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। फिनलैंड के लोग इस सफर को बहुत जरूरी मान रहे हैं। इस बार ट्रांसलेशन के काम के लिए मैंने पहले ही तुम्हारा नाम लिस्ट में डाल दिया है। हम हर दिन सिर्फ काम में ही डूबे नहीं रह सकते। मुझे याद है कि तुम अभी भी सिंगल हो, है ना? मैंने सुना है कि सू ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव जवान और बहुत समझदार हैं। इस मौके का फायदा उठाओ और एक दूसरे को जानो। मेरे दिल में अचानक एक बुरा ख्याल आया, जिसका नाम सू है। क्या वह सच में सू चिंग्युआन हो सकती हैं? इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? जब सू ग्रुप के लोग फिनलैंड पहुंचे तो डायरेक्टर मुझे उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट ले गए। यांगसी, फिनलैंड के लोगों ने सू ग्रुप के लोगों के लिए एक डिनर रखा है। वहाँ का माहौल ज्यादा सीरियस नहीं होगा। जब तुम ट्रांसलेट करोगे तो बस थोड़ा रिलैक्स रहना। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारी मुलाकात सू ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से करवाऊंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, मैंने देखा कि डायरेक्टर मेरे पीछे किसी को हाथ से इशारा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सू, इधर। जब डायरेक्टर मुझे सू चिंग्युआन के सामने लेकर गए तो मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, 6 साल बीत चुके थे। वक्त का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। वह पहले की तरह ही शांत और चुपचाप थी। तभी डायरेक्टर ने मुझे धीरे से आगे बढ़ाया। वह प्यार से मुस्कुराए। मैं आपको मिलवाता हूँ प्रेसिडेंट सू, मुझे पहचान करवाने दीजिए। यह फिनलैंड में हमारी एम्बेसी से कॉमरेड गेंट से हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से हैं। इस बार आपके सफर के दौरान ये आपके साथ रहेंगे और आपके ट्रांसलेटर का काम करेंगे। हमारे जानसिस की कम उम्र और हैंडसम चेहरे पर मत जाना, ये 5 भाषाएं बोल सकते हैं। सू चिंग्युआन मेरे सामने खड़ी थीं और मुझे ध्यान से देख रही थीं। उनकी आंखों में जैसे सवाल थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैं मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा तरीका तमीज वाला था पर थोड़ा दूरी बनाए हुए था। प्रेसिडेंट सू, आपसे मिलकर खुशी हुई। वह कुछ सेकंड्स तक मुझे बिना कुछ बोले देखती रहीं। उनकी आंखों में बहुत सारी बातें चल रही थीं। बहुत देर बाद उन्होंने आखिरकार अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। सू चिंग्युआन से दोबारा मिलना मेरी सोच से बिल्कुल बाहर था। मैं बस इस काम को जल्दी खत्म करके अपना हाथ छुड़ाना और वहां से जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था और छोड़ नहीं रही थी। 2 बार हाथ खींचने की कोशिश करने के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने धीमी आवाज में कहा, प्रेसिडेंट सू, इसका क्या मतलब है? हमारे पास खड़े डायरेक्टर ने पहले उन्हें देखा, फिर मुझे। उन्हें समझ आ गया था कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। उन्होंने इस अजीब खामोशी को तोड़ने के लिए जल्दी से बात शुरू की। मिस्टर गू का हैंडसम चेहरा और उनका अंदाज हमेशा लोगों को हैरान कर देता है। लगता है प्रेसिडेंट सू भी उन्हीं में से एक हैं। सू चिंग्युआन की आंखें थोड़ी उदास हो गईं। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात को संभाला। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने और कुछ नहीं कहा और जैसा मैं चाहता था उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। जल्दी ही डिनर पार्टी शुरू हो गई। मैंने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार यह तो बस एक आम मुलाकात थी, इससे क्या फर्क पड़ता था।
वह शायद इतनी दूर सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं आई होंगी। यह सोचकर मैंने खुद को समझाया और शांत हो गया। मैं सू चिंग्युआन के पास बैठ गया और बिना किसी गलती के हर एक बात का सही से ट्रांसलेशन करने लगा। उन्होंने अपने पैर पर पैर रखकर बैठने का अंदाज बदला। उनका बैठने का तरीका अब भी पहले की तरह ही शानदार और अमीराना था। जब वह मेरी बात सुन रही थीं तो वह थोड़ा मेरी तरफ झुकीं। हमारी 5 साल की थका देने वाली शादी के दौरान मैं एक पल के लिए रुक गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने पहले कभी मेरी बात को इतने ध्यान से नहीं सुना था। मेरे दिल में अचानक एक दर्द सा उठा, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। उन सालों के लिए जब मैं सू फैमिली का दामाद बनकर कैद था, जहां मेरी आत्मा को कभी आज़ादी नहीं मिली। शुक्र है मैं आखिरकार उस दलदल से बाहर निकल आया था। सू चिंग्युआन की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं फिनलैंड के टैक्स के नियम और लेबर लॉज को समझना चाहती हूँ। उनकी आवाज़ धीमी और आराम से थी। हर एक लाइन के बाद वह चुपचाप मुझे देखती थीं। उनकी नज़र शांत थी पर बहुत गहरी थी। मैंने बिना सोचे उनसे अपनी आंखें चुरा लीं और बस नियम के मुताबिक अपना काम पूरा करने पर ध्यान दिया। आज रात की पार्टी दोनों तरफ के लोगों के लिए बहुत अच्छी रही। फिनलैंड की सफेद बर्फ के बीच मैंने अपना स्कार्फ गले में कस के लपेटा और अपने लेदर के ग्लव्स पहन लिए और सू चिंग्युआन से दोस्ती के साथ हाथ मिलाया। प्रेसिडेंट सू, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। यह कहकर मैं तुरंत घूमा और वहां से चल दिया। जैसे ही मैंने जाने के लिए अपनी कार का दरवाजा खोला, पीछे खड़ी उस औरत ने अचानक मेरा नाम पुकारा। मैं वहीं रुक गया पर पीछे नहीं घूमा, बस चुपचाप खड़ा रहा कि वह आगे क्या कहती है। ठंडी हवा चल रही थी जिससे मेरी उंगलियां भी सुन्न हो रही थीं। आखिरकार उनकी आवाज फिर से आई, क्या सच में तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा? मुझे नहीं पता कि यह मेरा वहम था या नहीं, पर उनकी भरी हुई आवाज में एक अजीब सा दर्द छुपा था। मेरा दिल एक पल के लिए झटक गया, पर फिर मैंने खुद से कहा, शायद फिनलैंड की यह ठंडी रात बहुत ज्यादा ठंडी थी। प्रेसिडेंट सू, पार्टी में जो भी बातें होनी थीं, मैंने उनका ट्रांसलेशन कर दिया है। मेरा काम खत्म हो गया है। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन सू चिंग्युआन मुझे ऐसे ही जाने देने के मूड में नहीं थी। उनका हमेशा का ठंडा और घमंडी अंदाज अब थोड़ा परेशान लग रहा था। गेंट से उस वक्त बिना बताए मुझे डिवोर्स दे दिया। अगर तुम्हें मेरे जज्बातों की परवाह नहीं थी तो नियांचन का क्या तुम्हें अब उसकी भी परवाह नहीं है? 6 साल बीत चुके हैं। नियांचन अब 9 साल का हो गया है। क्या तुम्हें अपने बेटे की थोड़ी सी भी याद नहीं आती? मैं घूमा और एक शांत मुस्कुराहट दी। वह बच्चा जो हमेशा अपने बाप की कुर्बानियों को छोटा समझता था, उसकी क्या याद आएगी? वैसे भी वह तो नए पापा के आने से बहुत खुश होगा, है ना? बर्फ गिर रही थी और सू चिंग्युआन के कंधों पर सफेद चादर सी बन रही थी। उन्होंने मुझे हैरानी से देखा, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली, जैसे मेरी इस बेरुखी के आगे हार मान ली हो। वह बर्फ पर धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई। उन्हें इतनी धीमी और नर्म आवाज में बोलते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नियंचन ने कभी तुम्हारी कुर्बानियों को छोटा नहीं समझा। वह बहुत छोटा था। उसे बस किसी से प्यार करना नहीं आता था। कोई नए पापा नहीं है। उसके पापा हमेशा सिर्फ तुम ही रहोगे। मैंने सू चिंग्युआन के चेहरे को देखा। मुझे अचानक यह बात थोड़ी मजाकिया लगी। किसी से प्यार करना आना या ना आना, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। सू चिंग्युआन और गू नियंचन को जांग जिंगरन का बर्थडे अच्छे से याद रहता था और उन्होंने तो उसके लिए अपने हाथ से एक जेड का तोहफा भी बनाया था। तुम दोनों को प्यार करना कैसे नहीं आता? बात बस इतनी है कि तुम दोनों ने वह प्यार मुझे कभी नहीं दिया। मैं अपनी कार से टिककर खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, अगर मैं आज भी उनका पति होता तो क्या वह मेरे सामने इस तरह खड़ी होती और क्या मुझसे इतने सब्र से बातें करती जिसे आज कर रही हैं? मैंने अपना सिर हिलाया और खुद पर ही मुस्कुराया। सू चिंग्युआन ने परेशानी से पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मुझे उनके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने एक मजाक सुना है, क्या मैं हंस भी नहीं सकता? सू चिंग्युआन, चाहे हमारा डिवोर्स हुआ हो या नहीं, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम पुरानी बातें करें। तुम मुझे बहुत कम जानती हो और मुझे तुम्हारे साथ बीते हुए कल को याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कहकर मैंने उनके परेशान चेहरे को इग्नोर किया। मैं सीधा अपनी कार में बैठा, एक्सेलरेटर दबाया और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर मैंने शावर लिया और बेड पर लेट गया। मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। मैं जल्दी ही सो गया। रात को देर से पड़ोसी के कुत्ते ने अचानक जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने खुद को संभालने के लिए 2-3 गहरी सांसें लीं। कुछ कपड़े पहनकर मैं खिड़की के पास गया देखने की क्या बात है, तो मैंने देखा कि सू चिंग्युआन अब भी वही लंबी काली ड्रेस पहने खड़ी थीं, मेरे घर के दरवाजे के ठीक बाहर। मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरा पता कैसे मिला। फिनलैंड की इस ठंडी रात में, जहां टेम्परेचर -20 या 30 डिग्री होता है, ऐसे कपड़ों में अगर वह सच में सारी रात बाहर खड़ी रहीं तो सुबह तक वह बर्फ का पुतला बन जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि वह क्या चाहती हैं, फिर भी मैंने दरवाजा खोला और अपनी एक्स वाइफ को अंदर बुला लिया। आखिर मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे दरवाजे पर ठंड से मर जाएं, गर्म फायरप्लेस के सामने, बस एक तमीज के नाते। मैंने सू चिंग्युआन को एक कप कॉफी दी। उसे इतनी ठंड लग रही थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, दोनों हाथों से गर्म मग को पकड़ते हुए। काफी देर बाद उसने चैन की सांस ली। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली,
थैंक यू। मैंने उसे हैरानी से देखा। वह मुझसे बहुत कम मुस्कुराकर बात करती थी। ज्यादातर वक्त वह बिल्कुल ठंडी और अलग रहती थी, बिना किसी इमोशन के। सू चिंग्युआन, तुम आखिर चाहती क्या हो? सू चिंग्युआन ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसकी पलकों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल गई। पता नहीं ठंड की वजह से या किसी और वजह से, पर उसकी आवाज़ कमज़ोर और कांप रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। मैंने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा। वह बिना डरे सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में सच में हैरानी और उलझन थी। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। तो उन 5 सालों में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसे सच में पूरी तरह भुला दिया गया था। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे अचानक थोड़ा पछतावा होने लगा कि मैंने उसे अंदर क्यों आने दिया। मुझे बस लाइट बंद करके सो जाना चाहिए था और उसे बाहर ठंड में मरने देना चाहिए था। वह औरत काफी देर तक हिचकिचाती रही और फिर उसने 2 अनजान शब्द बोले, यानसी। कितना अजीब था। उसने पहली बार मेरा नाम इतने ध्यान से लिया था। हमारे डिवोर्स के 6 साल बाद जिस तरह मैंने सू चिंग्युआन को देखा, उसमें थोड़ा मजाक उड़ाने का भाव था। सू चिंग्युआन, क्या तुमने कभी सोचा है, या शायद तुम्हें पता ही नहीं था, कि तुम्हें हमारे डिवोर्स की वजह नहीं पता? यही सबसे बड़ी वजह है कि मैंने तुमसे डिवोर्स लिया। सू चिंग्युआन एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखा। वह हमेशा ऐसी ही थी। अमीर खानदान, बड़ा करियर और तेज दिमाग। इस वजह से वह हर चीज आसानी से संभाल लेती थी। पर इसने उसे अपने आसपास की चीजों से बेपरवाह भी बना दिया था। जैसे कुछ भी हो जाए, सब कुछ उसके हिसाब से ही चलेगा। मैं शायद उन थोड़े से लोगों में से था जो उसके हिसाब से नहीं चले। पता नहीं क्यों मेरी आंखें अचानक भर आईं, पर मैंने जल्दी से खुद को संभाला, अपने अंदर के दुख को दबाते हुए। डिवोर्स से पहले मैंने तुम्हें कई बार बताया था, अगर तुम और नियंचन दोनों जंग जिंगरन को इतना पसंद करते हो, तो मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं नियंचन की कस्टडी भी छोड़ दूंगा और बिना कुछ लिए चला जाऊंगा। हमारी सारी प्रॉपर्टी नियंचन के नाम हो जाएगी। इसे एक ऐसे बाप की तरफ से थोड़ा सा खर्चा समझ लेना जिसे कोई प्यार नहीं करता। मैंने तुमसे ये बातें साफ साफ एक एक शब्द करके कही थीं। यह कहकर मैंने सू चिंग्युआन की तरफ देखा। क्या तुम्हें इसमें से कुछ भी याद है? सू चिंग्युआन ने मग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने अपनी त्योरियां चढ़ाईं, जैसे वह कुछ याद करने की बहुत कोशिश कर रही हो। पर उनकी खाली आंखों ने साफ कर दिया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। बेशक मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी किसी बात को ध्यान से सुना ही नहीं था। जब मैं उनका पति था, तब का मैं उसके लिए बस नाम का एक पार्टनर था। सू चिंग्युआन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज में निराशा और पछतावा था। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में याद नहीं कि तुमने ये सब कहा था। शायद मैं उस वक्त बिजी थी। लेकिन क्या सच में इसी वजह से तुमने मुझसे डिवोर्स लिया? मैं ऐसी वजह को सच में नहीं मान सकती। तो फिर हर रात जब तुम घर आती थीं, तो तुम्हारे कपड़ों से आने वाली मर्दाना परफ्यूम की खुशबू का क्या? क्या मेरे लिए डिवोर्स लेने की ये वजह काफी नहीं है? सू चिंग्युआन का चेहरा उतर गया। उसे आखिरकार मेरी बात समझ आई, पर उसने यकीन न करते हुए अपना सिर हिलाया। जांग जिंगरन, तुमने मुझसे डिवोर्स लिया, उसकी वजह से? सू चिंग्युआन की आवाज में हैरानी और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि जांग जिंगरन की वजह से डिवोर्स लेना उसके लिए इस बात से भी ज्यादा अजीब था कि उसने मेरी बात कभी नहीं सुनी। मैंने बस अपनी कॉफी की एक घूंट ली और बिना किसी परवाह के हाँ में सिर हिला दिया। हाँ बिल्कुल। रोज तुम घर आती थी तो तुमसे जंग जिंगरान की खुशबू आती थी, और नियंचन जब भी मुंह खोलता तो बस यही कहता कि उसे जंग अंकल को अपना नया पापा बनाना है। तो क्या मुझे बिना किसी शर्म के वहां रुके रहना चाहिए था? वैसे भी मुझे सू परिवार का दामाद बनने के नाम की कोई परवाह नहीं थी। सू चिंग्युआन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तो तुम्हें लगता था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैंने अपनी एक उंगली उठाई और उसके सामने हिलाई। शक नहीं था। जब तुम जांग जिंगरान को हर तरह के इवेंट्स में ले जाती थीं, और जब लोग उसे सबसे मिलवाते तो तुम इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं करती थीं। जब तुम्हारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और मजाक में कहते थे कि तुम और जांग जिंगरान एक दूसरे के लिए ही बने हो। वेन्यू, तुम बस जांग जिंगरान के साथ जल्दी निकलने के लिए बिना एक बार देखे भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती थी। तुमने धोखा दिया या नहीं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे डिवोर्स लेना बस इसलिए था क्योंकि मैं खुद को सू परिवार के दामाद वाले इस पिंजरे में घुटने नहीं देना चाहता था। सू चिंग्युआन, बस नाम के लिए एक बेकार पति बने रहना। तुमसे डिवोर्स लेना बस इसलिए था क्योंकि मैं खुद को सू परिवार के दामाद वाले इस पिंजरे में घुटने नहीं देना चाहता था। सू चिंग्युआन, बस नाम के लिए एक बेकार पति बने रहना मुझे कभी भी मंजूर नहीं था। सू चिंग्युआन की पलकें कांपने लगीं। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोली। शायद उसने नहीं सोचा था कि मैं यह सब कहूंगा, या शायद उसे मेरे सच्चे फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं थी। वह बस अपनी इस हार को जीत में बदलने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे हिसाब से यह सब बिल्कुल बेकार था, क्योंकि वह जांग जिंगरान को पसंद करती थी। वह उसका बर्थडे याद रखती थी, उसके लिए गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तैयार करती थी, और उसकी हर पसंद नापसंद को अच्छे से जानती थी। वह जांग जिंगरान से प्यार करती थी। इसलिए मेरी यह नाकाम शादी उसकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं दोहराई जाएगी। मैंने अपनी घड़ी देखने के लिए हाथ उठाया। सुबह के 4:30 हो चुके थे।
मुझे बहुत नींद आने लगी थी। मैंने उसे बाहर तक छोड़ने के लिए कहा, प्रेसिडेंट सू, आप जो भी जानना चाहती थी मैंने सब बता दिया है। मुझे लगता है अब आप सब कुछ अच्छे से समझ गई होंगी। कृपया अब आप यहाँ से चली जाइए। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, मुझे एक बिल्कुल साफ और गंभीर आवाज सुनाई दी। मैं एक पल के लिए रुक गया। मेरे गले में अटके शब्द भी बाहर नहीं आ सके। सू चिंग्युआन बिना पलकें झपकाए मुझे देख रही थी। मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन बातों को मैंने इग्नोर किया उनकी वजह से तुम्हें इतना दुख और तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं गलत थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे अचानक यह सब बहुत मजाकिया लगा। इतनी बड़ी और घमंडी सू चिंग्युआन को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। मैं सच में सबसे अलग हूँ, है ना? अचानक सू चिंग्युआन फिर से बोली और मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने कभी धोखा नहीं दिया और मैं जांग जिंगरान से प्यार नहीं करती। मैंने बस उसका ख्याल रखा और उसकी हर जरूरत पूरी की, अपनी बड़ी बहन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। जब लोग उसे मेरा साला कहते थे तो मैंने उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरी बहन जिंदा होती तो वह सच में मेरा साला ही होता। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इस बेपरवाह बर्ताव ने शायद उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसकी आंखों में थोड़ा दुख साफ दिखा। यह बहुत जरूरी है। इन 6 सालों में जब तुम चले गए थे, नियंचन और मैंने तुम्हें